हर सब्जेक्ट को क्या लगता है, एक अलग अप्रोच लगता है। आप जो 9th में ग्रामर करने वाले हो वही 10th में भी काम आने वाला है। आप अलजेब्रा ज्योमेट्री में सबसे पहला कॉन्सेप्ट करो भाई, कुछ ऐसी ट्रिक समझी जिससे मुझे साइंस थोड़ा बहुत लर्न होना स्टार्ट हो गया। हिस्ट्री में आप लेसन को रीड कर सकते हो लाइक अ स्टोरी। मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद की तारीफ क्या ही करूं। Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे ये प्यारा प्यारा जो हमारा चैनल है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, इस चैनल में थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ। इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ क्लास 9, 10, 10 को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, तो यस दिस इज अवर चैनल, ये चैनल है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो बाय द वे तो हेलो हाय, आपका नाम क्या है, प्यारा प्यारा नाम आपका क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्लास 9th जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्लास 9th में देखोगे तो आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स के 2 बुक हो गए हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री, है ना, तो ये सब कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लास 9th में अभी आप है ना ऐसे मतलब क्लास 8 तक फिर भी आप छोटे बच्चे कहलाए जाते हो, मतलब ठीक है, लेकिन क्लास 9, 10, 10 आपके लिए एक मतलब कि अभी थोड़े से बड़े हो गए हो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैं इस चैनल पे अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ, तो आपका मैथमेटिक्स पूरा सॉर्टेड है, ठीक है। मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे देती हूँ, वो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th के अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा वो प्लेलिस्ट है। आपको अलजेब्रा में टोटल 7 चैप्टर्स है एंड ज्योमेट्री में 9 चैप्टर्स है, तो 7 + 9 13 चैप्टर्स। तो 13 नहीं, सॉरी 16 होता है, 13 तो 10th में है वो, ये मतलब ऐसे 9 10th का थोड़ा रहता है। हाँ, 16 चैप्टर्स है आपको मिला के, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये वाला प्लेलिस्ट आप देख लेना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स सबसे लास्ट चैप्टर है आपका अलजेब्रा का, तो यहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है। तो सब कुछ चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा सेट, और फिर ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री सब अपलोडेड है। और अभी फिलहाल मैं प्रॉब्लम सेट के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो ये प्लेलिस्ट प्रॉब्लम सेट का है, क्लास 9th का प्रॉब्लम सेट। वैसे ही आपका क्लास 10th भी सॉर्टेड है, इधर फ्री में सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। ओके, चलो ये मैंने तो बता दिया पहले ही, ठीक है। अभी मैं आज क्या लेके आई हूँ आपके आपके लिए। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि क्लास 9th अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या-क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट योर क्लास 9th स्ट्रांगली, ऐसा मैंने वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने बच्चों को पूछा था कि क्या आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए क्या? क्योंकि हर सब्जेक्ट को एक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट का टेक्निक अलग होता है पढ़ने का, ठीक है। तो आज वही वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। बाय द वे जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गैलेक्सी परमार है, यस। मेरा जो रियल नाम है, हाँ, मेरा रियल नाम गैलेक्सी परमार है। और आज मैं आपको क्लास 9th का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें आप हर सब्जेक्ट में 90% या 90 मार्क्स से ऊपर लेके आओगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। ये चल क्यों नहीं रहा है, चलेगा चलेगा, यस। तो यस, मेरा नाम गैलेक्सी परमार है। लेट मी नो योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी आपका प्यारा प्यारा जो कमेंट, प्यारा प्यारा जो नाम है वो मुझे कमेंट करना, लवकर लवकर कमेंट करा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। पहली बात तो मैं एक बात बता देती हूँ कि ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को क्या लगता है, एक अलग अप्रोच लगता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लैंग्वेजेस में आपको राइटिंग चाहिए रहता है, ओके। आपको आंसर्स को या जो अपनी राइटिंग स्किल है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना रहता है। एंड साइंस में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंड करोगे तो ज्यादा जल्दी लर्न होता है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग अप्रोच होता है। मैं ये वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं लैंग्वेजेस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मराठी। यू कैन ऑल्सो एड योर लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत हो सकता है, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के बच्चे भी देखते हैं हमको, तो उर्दू उर्दू हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी मैथमेटिक्स वाला पार्ट, अलजेब्रा ज्योमेट्री की स्ट्रैटेजी, एंड देन साइंस 1, साइंस 2, एंड देन अवर लास्ट सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और मैं कुछ आपके लिए चैनल भी लाई हूँ, जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से चैनल को रिफर करना चाहिए यूट्यूब पे, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपको बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए क्या होता है। देखो, अभी मैंने अपना बोर्ड एग्जाम कुछ दिया था 2015-16, पता नहीं 13-14 में कुछ दिया था, ठीक है।
मेरा वाला अप्रोच और आपका वाला अप्रोच थोड़ा-सा अलग हो सकता है, क्योंकि तब हमारा पोर्शन भी अलग था एंड सब कुछ अलग था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सेम था, तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करती थी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1, कि आपको क्या करना चाहिए, लेसन रीड करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग रीड करते हो कि नहीं करते हो, बट लैंग्वेजेस में पोयम हो गया, लेसन्स हो गया, ये सब रीड करो, क्योंकि रीड करने से आपको आंसर्स लर्न ही नहीं करना पड़ता है ना फिर तो लर्न करना ही नहीं पड़ेगा ना आपको आंसर्स, क्योंकि आपने लेसन रीड कर लिया है। जब टीचर पढ़ा रहे थे तो तब आपने बहुत अच्छे से समझ के ले लिया लेसन को, और फिर खुद से 1-2 बार रीड कर लिया है। देन आपको सीन पैसेज के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। सीन पैसेज फिर हो जाता है, ठीक है? और दूसरी बात, मैं ना जो मेरा लैंग्वेजेस के टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं ये हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपने पेंसिल अपने साथ लेके बैठो। जभी भी स्कूल में, क्लासेस में आपको जब टीचर पढ़ा रहे हैं और वो मान लो कि कोई वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, जैसे मराठी किसी-किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर मराठी में कुछ डिफरेंट डिफरेंट या बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है और उसका मीनिंग टीचर बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उधर अंडरलाइन करके क्या करेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है? तो वो क्या होगा, हमारे लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो कल को हम लोग परसों-तरसों जब ये वो पढ़ेंगे, तो हमारे सामने उस वर्ड का मीनिंग रहेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करो, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये जो हाँ, लर्न डिफिकल्ट वर्ड, यानी कि उसका लर्न डिफिकल्ट वर्ड बोल सकते हो, या और लिख-लिख के उस डिफिकल्ट वर्ड को प्रैक्टिस करो, उसके बाजू में उसका मीनिंग वगैरह लिखो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेशली जो मराठी के जो पोयम वगैरह होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। उसके वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो उसका एक-एक का मीनिंग, मैंने तो अपना टेक्स्ट बुक पूरा भर दिया था भाई, पूरा मतलब पूरा ऐसे पेंसिल से भर दिया था, ठीक है? ओके, ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्रामर में क्या होगा, जो आपका 9th का ग्रामर होगा वो 10th में भी काम आएगा। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, है ना? लिंग बदला, ऐसे सब। तो ये सब बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ अपने ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? तो मतलब आप जो 9th में ग्रामर करने वाले हो, वही 10th में भी काम आने वाला है आप। ग्रामर की एक बहुत अच्छी बुक बनाओ। राइटिंग स्किल, जो लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, टीचर क्या बता रहे हैं आपको कि कौन-कौन से पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, लेटर का जो फॉर्मेट है लिखने का, लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो वो सब फॉर्मेट अभी से 9th से अगर आप शुरुआत कर लेते हो उसकी, तो सोचो 10th कितना आसानी से आपका निकलेगा। ओके, क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से अपने नोट्स बुक बनाओ, अपना नोट्स बनाओ, ओके, आलसगिरी मत करो अभी। ओके, क्लियर हो गया? एंड राइट आंसर इन योर ओन वर्ड, यस, ये तो मैं करती थी। ये तो मैं करती थी। मैं क्या करती थी? मैं क्या करती थी? प्लेन पेपर, प्लेन बुक लेती थी और वहाँ पे ना आंसर्स लिखती थी, ठीक है? उसमें मेरे फिर है ना बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक निकलते थे, और हिंदी और मराठी में थोड़े स्पेलिंग का मेरा बहुत झोल होता था, तो मैं स्पेलिंग बहुत प्रैक्टिस करती रहती थी। तो ये स्पेलिंग प्रैक्टिस करते रहो, आंसर्स को लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है? ये सब करने का आपको, और अपनी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करो बेसिकली, तो वो उससे हो जाता है लिख-लिख के। तो यस, यहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए क्या रूल है देखो, इन लैंग्वेजेस सिर्फ चैप्टर को रीड मत करो, ठीक है? मैंने रीड करने बोला तो बच्चे सिर्फ रीड ही कर लेंगे फिर, नहीं, सिर्फ चैप्टर को रीड मत करो, अपनी जो वोकैब्युलरी है ना उसको इम्प्रूव करो। वोकैब्युलरी मतलब कि जो शब्द है ना, मतलब कि जैसे वर्ड होता है, तो वर्ड को मैंने क्या बोला, शब्द, मतलब अच्छा-अच्छा, फैंसी वर्ड नहीं, मतलब एकदम बेसिक वर्ड, बट जब आप वो निबंध में या जो लेटर में अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो, जिसको सुन के, जिसको देख के टीचर एकदम शॉक हो रही है, वाह! मतलब कि ये बच्चे ने क्या लिखा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। भले ही आपने थोड़ा छोटा लिखा है, बट आपकी वोकैब्युलरी इतनी अच्छी है ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ऐसा। ठीक है? तो ऐसे हो गया, जैसे अभी मैं माफ़ी माँगता हूँ, तो उसके लिए एक वर्ड है, मैं क्षमा माँगता हूँ। तो ये देखो ना, मतलब वोकैब्युलरी अपनी इम्प्रूव करो, ऐसा, ठीक है? फोकस करो, ग्रामर में फोकस करो, आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट देखो, जो राइटिंग स्किल के फॉर्मेट है उस पे ध्यान दो, ओके? तो अपनी एक अच्छे से बुक बनाओ, तो ये सब करो। कभी खाली वक़्त मिल जाता है तो थोड़ा-सा लेट-लेट के भी लेसन रीड कर रहे हो तो क्या ही है ना? मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आपको रीडिंग लगानी है, लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है, ग्रामर प्रैक्टिस करना है, राइटिंग स्किल पे काम करना है, ये कुछ है 2-3 4 बातें, वो अगर आपने कर ली, भाई आपका लैंग्वेजेस सॉर्टेड है, ठीक है? आपको सेमेस्टर जो है लैंग्वेजेस के पेपर्स आपके 80-80 मार्क्स के होंगे, ऑब्वियसली 20 मार्क्स जो होगा आपका वो ऐसे टीचर
देंगे। टोटल 100 मार्क्स का होता है बट रिटन एग्जाम 80 मार्क्स का होगा। तो जितना लिख लिख के भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि टाइम टाइम भी मैनेज करना है आपको। ओके, का जो यूनिट टेस्ट होगा वो तो 40 मार्क्स का होगा, बट जो आपका सेमेस्टर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो आई होप लैंग्वेजेस के लिए आप ध्यान दोगे, पेंसिल हाथ में लेके बैठना, ठीक है, जब भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और एक बात, अगर आप क्लासेस में जाते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं कभी भी फोकस से ध्यान दो, और क्लासेस में पढ़ा रहे हो तभी भी ध्यान दो। तो स्कूल में जब पढ़ाया और सेम क्लासेस में पढ़ाएगी तो आपको 2 बार होगा ना, 2 बार पढ़ के होगा। तो मैं तो बहुत, मतलब मेरा है ना बहुत सॉर्टेड था। मेरे को स्कूल में भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, और ट्यूशन जो था मेरा, क्लासेस जो था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, ठीक है? तो स्कूल में अगर मान लो कोई लेसन पढ़ाया और सेम लेसन अगर ट्यूशन में पढ़ाया, तो मैं दोनों जगह ध्यान देती थी। तो स्कूल में अगर मान लो कोई लेसन पढ़ाया, फिर ट्यूशन में पढ़ाया तो वहाँ पे भी ध्यान देना, और जब सेकंड टाइम पढ़ते तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, या और ज़्यादा वो ब्रेन में जाता है ना? ऐसा होता है। तो क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो लैंग्वेजेस का जो सक्सेस फॉर्मूला है वो क्या है? रीड करो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, देन रिवाइज़। रिवाइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज़ तो सब में आएगा। तो रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट, दैट्स इट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलॉन्ग करते हो, तो हेलो, 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 फिर से एक बार हेलो। हमारा क्लास 9th का विक्ट्री बैच जो है वो लॉन्च हुआ है। और ये जो बैच है वो सारे सब्जेक्ट का बैच है, ठीक है? और ये इसमें कौन एनरोल कर सकता है, 2 मिनट में बता देती हूँ। इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को इतिहास, भूगोल होता है, राइट? तो वो हम पढ़ाते हैं। तो यस, ये बैच जो है इसमें आपको क्यों आना चाहिए, चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली में हमारा इजी लर्निंग का ऐप है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना, हमारा इजी लर्निंग का चैनल है। शुभम सर है जो साइंस पढ़ाते हैं, पाथ सर जो है वो साइंस पढ़ाते हैं। तो हम सब टीचर ने कोलैबोरेट करके एक बहुत अच्छा ऐप इजी लर्निंग बनाया है। उसमें 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड का हमारा बैच होता है। पेड बैच होता है, 11th और 12th भी होता है साइंस स्ट्रीम के लिए। तो ये ऐसे हम सब ये बच्चों के साथ घुल-मिल के बातें-वातें करते हैं, ठीक है? और ये विक्ट्री बैच जो है ना, हमसे बहुत बच्चों ने पढ़ के बहुत अच्छा-अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। देखो, यहाँ पे 99.16 परसेंटेज, ठीक है, अदिति ने लाया। उसके बाद यहाँ पे देखो 96.50 परसेंटेज, 98.83 परसेंटेज, फिर यहाँ पे देखो 90.33 परसेंटेज, 91.5 परसेंटेज। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने हमसे पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया है। 90.83 परसेंटेज, ये सेमी इंग्लिश मीडियम वाली बच्ची है, ठीक है? ये आपके विक्ट्री बैच के टीचर्स हो गए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू ईच एंड एवरी टीचर। शुभम सर आपका साइंस लेंगे, ठीक है, साइंस लेंगे शुभम सर। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, हमारा कॉमन यूट्यूब यूट्यूब चैनल है इजी लर्निंग। इसमें आपको सारे टीचर्स का जो टीचिंग मेथड है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको वो चैनल भी बता देती हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये हमारा चैनल है। ये तो मेरा चैनल है, ठीक है? दिस इज़ गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। इजी लर्निंग का हमारा चैनल है, ठीक है? 9th एंड 10th। यहाँ पे आपको देखो मैथमेटिक्स तो पूरा मैंने कवर किया हुआ है। फिर पाथ सर है ना, पाथ सर आपका साइंस लेने वाले हैं विक्ट्री बैच में। तो अगर आपको पाथ सर के लेक्चर्स देखने हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो क्लास 9th का देखो, इन लोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप उनके वीडियोज़ देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। देन शुभम सर का ये चैनल है। शुभम सर तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड को, तो इनके भी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th का सब कुछ पढ़ा के रखा है। इन्होंने तो बहुत अलग-अलग सब्जेक्ट भी डाले हुए हैं, तो प्लीज़ इनके चैनल पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आई थिंक इनके आप ये बहुत कुछ करते हैं ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के लिए, एंड दिस इज़ द कॉमन चैनल वी हैव, ठीक है? यहाँ पे सारे टीचर्स काम करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं व्हाट आई एम सेइंग। तो यस, ये सारे आपके टीचर्स होने वाले हैं बाय द वे। नीलिमा मैम इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है? ये रही मैं, यस, मैं और योगेश सर मिलके आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद पार्थ सर जो मैंने बताया वो साइंस लेंगे आपका, और शैलेश सर संस्कृत लेंगे। चंद्रशेखर सर पूरा इंग्लिश कवर करेंगे। फरीन मैम, हमारी फरीन मैम टैलेंटेड है, वो 2 सब्जेक्ट लेते हैं। एक तो हो गया सेमी इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी, ठीक है? यानी कि इतिहास, भूगोल, और मराठी सब्जेक्ट भी लेंगे वो, पूरा मराठी सब्जेक्ट लेंगे। कोमल मैम हिंदी लेंगे,
एंड योगेश सर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपके विक्ट्री बैच के टीचर्स हो गए। अगर कोई बच्चा विक्ट्री बैच से देख रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप हमारे बैच में हो, आपको कैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप मतलब कि विक्ट्री बैच के बारे में आपका क्या कहना है, एकदम बिंदास नीचे कमेंट में कहिए, ताकि बच्चे को पता चल, बाकी दूसरे बच्चे आपको देख के अगर उनके मन में थोड़ा डाउट है कि क्या ये बैच अच्छा है कि नहीं है, कैसा है वगैरह वगैरह, तो उनका डाउट ये क्लियर हो सके। ठीक है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है एंड यू कैन शेयर योर ओपिनियन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो ये कॉल कर सकते हो आप। कॉल जो है करोगे ना तो कॉल एकदम फ्री है आपको। ठीक है, बिंदास कॉल करो, जो मन में डाउट है पूछो। अच्छा, और एक बात, हमारा जो बैच है इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये लाइव लेक्चर्स होते हैं, शाम को होते हैं, मतलब 7:45 को आई थिंक हमारा पहला लेक्चर होता है, 7:45 टू 8:45 एंड देन 9 टू 10, ऐसे 2 लेक्चर्स होते हैं। बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं इजी लर्निंग के ऐप पे। ठीक है, फ्री, उधर है ना ऐड नहीं आते, फ्री मतलब जैसे यूट्यूब पे कैसे ऐड आते हैं तो वहां पे ऐड नहीं आते, वो अच्छा है। ओके, क्लियर हो गया। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर अलजेब्रा ज्योमेट्री सब्जेक्ट। दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि मैं इसी की टीचर हूँ। इसके लिए तो मेरे को पूरा दिन दे दिया हो तो मैं तो बोलती जाऊं। ठीक है, अच्छा, मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि फॉर अलजेब्रा ज्योमेट्री आपको क्या करना चाहिए। अलजेब्रा ज्योमेट्री में सबसे पहला कॉन्सेप्ट करो भाई। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। यस, आई टोटली एग्री। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट करो एंड राइट द फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, यानी कि मेक योर ओन नोट। अभी देखो, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर अगर कुछ फॉर्मूला आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका पहले नोट्स बना दो। नोट्स क्यों बनाना है पता है? क्योंकि कल को अगर आप रिवाइज करोगे तो आप फिर अपने नोट्स रिफर कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि कॉन्सेप्ट करो। कॉन्सेप्ट करते टाइम उसके लिए क्या करो, खुद के उसके नोट्स भी बना दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आपके जो प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट जो भी है, जो भी उसके सम्स है, उसको क्या करो, सॉल्व करो। बस सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, अंडरस्टैंड करो। अभी जैसे मैंने अभी, मान लो कोई चैप्टर आपने उठाया, सेट चैप्टर है अलजेब्रा का, फर्स्ट चैप्टर, 4 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम सेट। अभी जो हमारा 1.1 प्रैक्टिस सेट जो है, क्या आप डायरेक्टली 1.1 सॉल्व करोगे? क्या डायरेक्टली सॉल्व करोगे? मैं बोलूं, तुम अगर डायरेक्टली 1.1 सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा जो नॉलेज है वो बहुत अधूरा होगा, या तुमको है ना टूटा फूटा समझ में आएगा। कर तो लोगे, नो डाउट कर लोगे, लेकिन टूटा फूटा समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से ये क्या हो रहा है। लेकिन वही अगर आप कॉन्सेप्ट कर लेते हो, जैसे 1.1 में क्या कॉन्सेप्ट है कि नंबर 1 व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। सेट को लिखने के कितने मेथड है? ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग सेट मेथड, दैट इज एक है हमारा लिस्टिंग मेथड, एक है हमारा रूल रूल मेथड, या जो भी है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, ऐसा वो सब सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये सब काम आता है। फिर 1.2 करोगे तो 1.2 करने से पहले फिर से उसका कॉन्सेप्ट करोगे। 1.2 का कॉन्सेप्ट क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेट है, ठीक ऐसे। और फिर ज्योमेट्री में है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप है ना धीरे धीरे, फर्स्ट चैप्टर तो चलो बहुत इजी है ज्योमेट्री का, सेकेंड चैप्टर से आपको थोड़ा थियोरम वियरम आने लगेगा, सेकेंड नहीं तो थर्ड चैप्टर से थियोरम वगैरह होता है। और ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट होता है रीजन लिखना। ज्योमेट्री में डायग्राम्स होते हैं, फिगर होता है, फिगर बनाना रहता है, ठीक है। और रीजन लिखने का, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का अप्रोच एक्चुअली में अलग होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है दोनों में कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट करो फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। बस ज्योमेट्री में एक चीज ऐसी होती है कि उसमें है ना रीजंस बहुत होते हैं, रीजंस लिखना रहता है। ठीक है, रीजंस क्या होता है अभी वो आप समझोगे, सेकेंड चैप्टर से आपको थोड़ा समझ में आएगा। सेकेंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन से आपको समझ में आएगा कि हर हर आप ऐसे देखोगे यार हर टाइम रीजंस लिखना पड़ रहा है, और डायग्राम्स भी मिलेगी, मतलब फिगर्स फिगर्स भी मिलेगा। कभी कभी हमको फिगर्स रीड्रॉ करना पड़ता है अपने बुक में या एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और आप ज्योमेट्री में ये भी देखोगे कि थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स, कोई कोई थ्योरम्स के प्रूफ भी आते हैं स्कूल के एग्जाम में। थ्योरम्स का भी अप्रोच होता है एक। चलो एक मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं है ना, मैं इसके बारे में तो रात दिन बहुत कुछ बोल सकती हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या मैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊं, एक अलग से बना दूं?
ताकि उसमें आपको हेल्प होगा और आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में दोनों में डिफरेंस क्या है और ज्योमेट्री में क्या क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा कुछ दिन बाद। ओके, बट बाकी बेसिक तो मैं बता रही हूँ। फिर प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट भी कर सकते हो। अभी किसी किसी स्कूल में ना प्रॉब्लम सेट नहीं आता है, किसी किसी स्कूल में प्रॉब्लम सेट आता है। अभी देखो, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में होते तो मैं बोलती यस ऑब्वियसली यू हैव टू डू द प्रॉब्लम सेट, बट प्लीज आप अपने स्कूल के टीचर्स को पूछ लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं अगर प्रॉब्लम सेट से, तो वही करके जाना सिर्फ अपने एग्जाम में। लेकिन पहला स्टेप होगा कि पहले प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लो, फिर लास्ट में प्रॉब्लम सेट कर लेना। ठीक है, और एक फॉर्मूला बुक अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, या जो आपका कॉन्सेप्ट है ना मतलब इतने हजारों बुक मत बनाओ, एक ही बुक बनाओ। और एक इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का बुक प्लीज अलग रखना, सेम मत रखना, क्योंकि वो दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बुक बनाओ, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना जहाँ पे, वहां पर ही फॉर्मूलाज लिखो। फॉर्मूलाज अभी क्या होता है वो मैं तुम लोग को, जैसे कि हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला है ना, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो वो एक फॉर्मूला ही है। ओके, तो ऐसा, तो उसको थोड़ा सा बॉक्स बना के हाईलाइट वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, तो यस, भी यहाँ से आपने क्या सीखा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो यस, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, डिफिकल्ट सम्स भी आपको इजी लगेंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, बस सम करे जा रहे हो, सम करे जा रहे हो, तो वो रट्टा मारना हुआ फिर तो। ठीक है, रट्टा काम नहीं आएगा, क्योंकि नंबर वंबर चेंज करके अगर आ गया कोई क्वेश्चन तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, मतलब अगर कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला है तो, एंड प्रैक्टिस, दैट इज इक्वल टू योर हाई मार्क्स इन अलजेब्रा ज्योमेट्री। ठीक है, क्लियर है। सारे चैप्टर्स के वीडियो मेरे चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो फ्री ऑप्शन भी मैं दे रही हूँ। एंड इफ यू वांट कि हमारा एक क्या हो कि, मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिनको बैचेस, ऑनलाइन बैच लगाना है, तो हमारा विक्ट्री बैच भी है, जहाँ पे डिसिप्लिन से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एड्स, डिस्ट्रक्शन। ओके, चलो, तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहती हूँ। बस कमेंट में मुझे बता देना कि क्या मैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का एक पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, दैट इज प्योरली डेडिकेटेड टू अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन गाइस। ओके, चलो, ये मेरा चैनल है जो मैं बोल रही थी ना, ये चैनल है। ठीक है, रहने दो अभी। इस चैनल को बस तुम लोग को मैं लिख के देती हूँ, अगर तुमने इस चैनल को फॉलो किया, तुम्हारा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री मैं लिख के देती हूँ। मुझे इतने बच्चे बोलते हैं भाई, मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद की तारीफ क्या ही करूं। सच में मैं कुछ नहीं बोलती, बट मुझे खुद से बच्चे बोलते हैं कि मिस 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपका वीडियो देखा था और इतना अच्छा पेपर गया, आउट ऑफ आया, एंड अच्छा लगता है सुन के, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, अभी वो 10th में है, हमारे साथ ही है, हमारा 10th का बैच है, उसमें ही सारे बच्चे आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, साइंस 1 एंड साइंस 2। ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट ने मुझे बहुत तंग किया है मेरे 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मेरे साइंस में बहुत वीक थी मैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक है ना, साइंस मुझसे लर्न नहीं होता था। क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हो कि क्या आपको भी साइंस पसंद नहीं है, तो वेलकम, मैं भी वैसी ही हूँ। तो मेरा है ना 10th स्टैंडर्ड में मेरा है ना बहुत प्रॉब्लम हुआ था साइंस को लेके, क्योंकि मुझे लर्न नहीं होता था, या लर्न होता था मैं भूल जाती थी। तो मैंने है ना फिर है ना कुछ ऐसी ट्रिक समझी जिससे मुझे साइंस थोड़ा बहुत लर्न होना स्टार्ट हो गया, या मैं फिर आंसर्स को लर्न कर पाती थी। और वो ट्रिक था कि मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के फिर लर्न करती थी। यस, सच में ये हुआ। ठीक है, तो यस, साइंस 1 एंड साइंस 2 की स्ट्रेटेजी ये है कि प्लीज यहाँ पर भी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी कि साइंस में भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। यस, एक लेसन होता है, वो लेसन क्या बोलना चाहता है, वो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, वो कॉन्सेप्ट को लर्न करो। उसके बाद उसके जो डेफिनेशंस वगैरह है, वो सब लर्न करो। ठीक है, और आप खुद की एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो साइंस को, साइंस के खुद के एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो, या माइंड मैप जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। और जो बायोलॉजी है उसमें डायग्राम वगैरह रहते हैं, फिजिक्स वाले पार्ट में न्यूमेरिकल रहते हैं, वो सब सॉल्व करने का।
एंड जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो, यानी कि वो लर्न कर सकते हो। बेसिकली मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको एक बात बताऊं, अगर आपको साइंस पढ़ना है ना और साइंस की कुछ भी स्ट्रेटेजी चाहिए ना, तो ये दो सर को फॉलो करो। ये तुमको डिक्टो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साइंस में क्या करना चाहिए। मैं तो क्या ही बोलूं ना, मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मुझे समझ में नहीं आता है मैं उसके बारे में ज्यादा बोलती नहीं हूँ। ठीक है, तो पाज सर ने तो अभी क्लास 9th के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लास 9th के वीडियोस डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब जरा एक बार इनके वीडियोस देख लेना। एनिमेशन के थ्रू वो समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, शुभम सर ने भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं साइंस के। तो प्लीज आप दोनों सर को फॉलो करो, ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी डालते हैं। बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको जितना मुझे पता है साइंस के बारे में मैं उतना बता सकती हूँ कि प्लीज आप एक लेसन को अच्छे से रीड करो। जब टीचर समझाते हैं पेंसिल लेके बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर टीचर बोलते हैं तो मार्किंग करो। जो भी है वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड का कुछ मीनिंग बता रहे हैं वो लिखो। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, वो लेसन को अच्छे से समझ लो, फिर उस लेसन को रीड करो। एंड देन यू कैन सॉल्व योर जो टेक्स्ट बुक लेसन खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको फिर वही प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जो भी है लर्न करो। ठीक है, और डायग्राम वगैरह होता है तो उस डायग्राम को प्रैक्टिस करो। डायग्राम भी होते हैं साइंस में, न्यूमेरिकल होता है, फिजिक्स वाला पार्ट जो होता है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है उसमें इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड ऑल होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, तो साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग एनी एवरीथिंग, क्योंकि मैंने किया था 10th स्टैंडर्ड में और मैं भूल भी जाती थी। तो इसलिए इन्होंने यही बोला है कि प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन लर्न द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट वाइज लर्न कर सकते हो बड़े बड़े आंसर्स को। ओके, साइंस का सक्सेस फॉर्मूला ये है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, रीड करो, नोट्स बनाओ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड देन उसको लर्न करो। एंड वो रिवीजन वाला पार्ट, रिवीजन करना हमेशा जरूरी है। क्लास 9th प्लीज बच्चे ध्यान देना, एंड मोमेंट में पढ़ाई मत करना। कल को परसों को 5 दिन बाद एग्जाम है और आज से आप पढ़ने बैठे हो, ये मत करना। ये बहुत ही गंदा आदत है तुम लोग का। ठीक है, मुझे पता है ऐसे 9th स्टैंडर्ड में करते हैं बच्चे। प्लीज आप लोग पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, एंड में सिर्फ रिवीजन होता है, रिवाइज करना रहता है। ठीक है, लास्ट है हमारा जो सब्जेक्ट, हाँ ये वाले 2 चैनल्स देख लेना। ठीक है, लास्ट हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। नीचे कमेंट में लिखो लास्ट। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट करके लिखो। कम ऑन गाइस, लास्ट लिखो। हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत सिंपल है, जितना मुझे पता है। हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होते हैं। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर 1, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेसन को एक स्टोरी की तरह रीड करो। एक टाइमलाइन होती है ना कि 1966 में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, 1977 में ये हुआ था, वैसा। तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री में आप लेसन को रीड कर सकते हो लाइक अ स्टोरी, क्योंकि टीचर भी आपको जब पढ़ाते हैं तो एक स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं। आप है ना उसका टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये टाइमलाइन में ये हुआ था, मतलब ये ईयर में ये हुआ था, ये ईयर में ये हुआ था, ये ईयर में ये हुआ था। तो ऐसे खुद के नोट्स भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। तो ये दोनों हिस्ट्री के लिए थे। ठीक है, हिस्ट्री के लिए थे। तो हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड लेसन लाइक स्टोरी, यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। एंड फिर ज्योग्राफी में मैप वगैरह रहता है, कोई कोई चैप्टर में ही रहता है, तो आप मैप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एंड यस मेक योर नोट्स एंड बस टॉपिक्स को पढ़ो। बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैंने तो बहुत रट्टा ही मारा है, बेसिकली मैंने तो लर्न ही किया है। हाँ, बस ठीक है, 1-2 बार मन तो नहीं करता था पढ़ने का, सच बोलूं तो मैं नहीं पढ़ती थी। मैं तो चैप्टर्स भी नहीं पढ़ती थी, रीडिंग नहीं करती थी उसकी। मैं बस पता है कि टीचर ने पढ़ा दिया है लेसन, उसके बाद पता ही है कि आफ्टर ऑल लर्न करना ही है आंसर भाई। तो वो चैप्टर के पीछे, चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी रहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन सेंटेंस आंसर, गिव रीजन, आंसर इन ब्रीफ, वो लर्न करना रहता है ना बेसिकली। तो वो मैं लर्न कर लेती थी। बस लर्न करने के लिए इतना था कि पॉइंट वाइज लर्न करती थी। जो आंसर इन ब्रीफ होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो उसको मैं पॉइंट वाइज लिखती थी। ऑब्वियसली आप लोग भी पॉइंट वाइज ही लिखो। और फिर दो दो पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स लर्न किया, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लर्न किया, फिर चारों को एक साथ लर्न किया। तो ऐसे मैं लर्न करती थी अपना। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा कुछ डाइजेस्ट वगैरह अगर है, कुछ भी नवनीत डाइजेस्ट वगैरह है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है, तो जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं दूसरा कुछ डाइजेस्ट वगैरह से ऑब्जेक्टिव वगैरह देख लेती थी, एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और बस क्या होता है ना कि आंसर है ना बहुत जल्दी, मुझे सच बोलूं लर्न नहीं होते थे।
तो मेरे को अगर मैंने एक बार लर्न किया तो ऐसा नहीं कि मुझे लर्न हो गया फिर वाह वाह वाह, नहीं, मैं 2-3 बार उसको लर्न करती थी। आज लर्न किया, फिर से मैं 2 दिन बाद फिर से ये चैप्टर को मुझे फिर से लर्न करना पड़ता था। कभी भी एकदम पूरा 100% नहीं होता था, फिर तीसरी बार जब करती थी तब होता था। तो ऐसा है कि एक बारी में लर्न करने से नहीं होता है यार, 2-3 बार तो करना ही पड़ता है, तब जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है? तो बस इधर ऐसा ही बोला है कि हिस्ट्री जो है वो ईज़ी बनेगा, अगर आप उसको एक क्या करते हो कि इवेंट की तरह सीक्वेंस में लर्न करते हो, जो कि मतलब वो मैंने बोला ना वही। एंड ज्योग्राफी जो है वो मैप प्रैक्टिस से हो सकता है इजी, क्योंकि उसमें मैप थोड़ा होता है इसलिए, ठीक है? तो सोशल स्टडी का सक्सेस फॉर्मूला है, सोशल साइंस का सक्सेस फॉर्मूला है कि आप स्टोरी मेथड से अगर थोड़ा-सा करोगे हिस्ट्री को तो थोड़ा अच्छा होगा। जो पॉलिटिकल साइंस है ना, यानी कि जो हमारा सिविक्स, हम लोग सिविक्स बोलते थे उसको, हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो वो मैं ना ऐसे रीड करती थी, स्टोरी मेथड से मैं उसको करती थी और फिर आंसर्स लर्न करती थी, तो जल्दी-जल्दी होता था, ठीक है? और मैप्स वगैरह है और रिवीजन वगैरह करते रहो। ये मैप्स जो है वो बार-बार ज्योमेट्री में जाता है, ठीक है? और स्टोरी मेथड हिस्ट्री में जाता है, तो ये है। तो ये सोशल साइंस के लिए है। तो बस इसको तो मुझे नहीं लगता है लिख-लिख के तो क्या ही हाँ, मैप को लिख-लिख के प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। टाइमलाइन्स वगैरह अपने खुद के नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, हिस्ट्री के, अगर ये करना है तो करो, नहीं तो बेसिकली सच बोलूँ तो लर्न ही करना पड़ेगा आपको। तो लर्न जितना जल्दी से लर्न करते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ऐसा पॉइंट वाइज़ लिखो आंसर्स को और लर्न करो, तो दैट विल बी गुड। ओके, क्लियर है? आई होप आपको पूरे सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी अच्छे से पता चली, और अगर आपको सोशल साइंस के लिए फॉलो करना है तो ये हमारा चैनल है। यहाँ पे क्लास 9th के सोशल साइंस के वीडियो अगर डिमांड अच्छी रही तो हम अपलोड करेंगे। शुभम सर के चैनल पे आपको सोशल साइंस के वीडियोस मिल सकते हैं, ठीक है? तो यस, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ये पूरा वीडियो 9th स्टैंडर्ड के लिए मैंने स्पेशली बनाया है। तो यस, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप है ना प्लीज़ 1 से 2 घंटा सिर्फ डेली रोज़-रोज़ पढ़ो, और वीकली मतलब संडे, सैटरडे रिवीजन डे रखो, ताकि आपने पूरा वीक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भूल जाओगे यार फिर, है ना? तो प्लीज 7 डेज में कम से कम, मैं बोल देती हूँ बेटा, 2 दिन या 1 दिन तो आप रिवीजन के लिए रखो, ठीक है? 5 डेज आपने मान लो भरपूर स्टडी किया, तो प्लस वो 2 दिन आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवाइज नहीं होगा ना तो जो आपने पढ़ा है ना वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया? और बस 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड बहुत सिंपल होता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? सारे सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट बुक ही फॉलो करो, एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, स्पेशली हर चीज में कॉन्सेप्ट होता है, हर सब्जेक्ट का मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं सच बोलूं, 8th स्टैंडर्ड से जब हम 9th स्टैंडर्ड में आते हैं ना तो बहुत बच्चे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं पोर्शन देख के, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन अचानक से बढ़ गया है, बुक थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ बुक तो दो दो हो गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स के 2 बुक हो गए, तो बहुत बच्चे थोड़ा घबरा गए हैं। घबराओ मत, हो जाएगा। शायद फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आ सकता है, बट आप उसको रिकवर कर लोगे, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में फिर अच्छा आएगा आपका, दिवाली के पहले जो एग्जाम होता है ना, फिर आप हो जाएगा, आप बैलेंस हो जाएगा फिर, ठीक है? फिर आप 9th में एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो यस, अगर आपको विक्ट्री बैच में ज्वाइन करना है, आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद कॉल कर सकते हो। तो आप मम्मी पापा को बोलो कॉल करने के लिए, हमारे जो एजुकेशनल काउंसलर है वो अच्छे से बात करेंगे और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलजेब्रा ज्योमेट्री की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? आपके लिए कमेंट में बता देना, बनाओ बनाओ ना? हाँ, चलो बाय बाय, टेक केयर।